मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना छात्रों की समस्याओं के साथ साथ हम इस बारे में भी चर्चा करें कि योग साधना, योग हमारे जीवन में कैसे आया और किस तरह ये हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे मन, मस्तिष्क, शरीर में क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और छात्रों के जीवन में इसका क्या महत्व है। योग की बातें करते समय जब योग और मानसिक स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो मेरा ध्यान कई दशकों पीछे जाता है। मैं कोई योग विद्या का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के विषय का छात्र होने के नाते मैं 1979 में जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग शुरू की, सौभाग्य से मैं KEM हॉस्पिटल में आया और वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ के उस ज़माने के हमारे बुजुर्ग चीफ डॉक्टर NS वाहिया 1948 में अमेरिका से छोड़ के आए थे और उन्होंने जो काम शुरू किया था वो था योग और मानसिक स्वास्थ्य का। उन्होंने काम उस जमाने में शुरू किया और मैंने करीब 3 दशक बाद वहाँ दाखिला लिया था। वो रिटायर हो चुके थे और उनके बाद जो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर डूंगा जी, उनकी देखरेख में वो काम बखूबी आगे चल रहा था। और मैंने देखा कि किस तरह से उस जमाने से और इस जमाने तक न केवल तांत्रिकी में सुधार हुआ है, न केवल मस्तिष्क में झांक कर देखने के तरीकों में रोमांचकारी परिवर्तन हुए हैं, बल्कि उनके सफल प्रयोग लोगों के जीवन में जीते जागते देखे जा सकते हैं। तो मैं 2 मिनट में ये बात पूरी करता हूँ, क्योंकि ये हमारे छात्र जीवन से जुड़ी हुई बात है और बड़ी अच्छी जानकारी है। छोटी सी मशीन हुआ करती थी, सर में कई तरह के वायर लगाए जाते थे और उससे हम इसे कहते थे साइकोफिजियोलॉजिकल थेरेपी यूनिट, जहाँ पर EEG यानी ब्रेन वेव्स की स्टडी होती थी। तो जो भी मरीज आते थे जिनमें इसकी आवश्यकता होती थी, उसमें रिसर्च डिज़ाइन में इनका प्रयोग होता था। मुझे याद है कि जब पहला प्रयोग जिसमें मैं सम्मिलित हुआ था, उसमें योगाभ्यास, दवाइयाँ और दूसरी साइकोफिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम जैकबसन्स रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं, उनका कंपैरिजन किया गया था। और उस ज़माने में ये निष्कर्ष निकल के आया था कि तीनों के प्रभाव माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन में समान रूप से। मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ कि आज के दिन डॉक्टर वाहिया की शुरू की हुई रिवायत दुनिया में यहाँ तक पहुँची है। योग का शास्त्र और उसमें विज्ञान और उसमें शोध, ये भारतवर्ष के लिए तो नया नहीं, ये तो हजारों सालों से चला आ रहा है। परंतु योग और मॉडर्न साइंस में जब कथा लिखी जाएगी तो कुछ भारतवर्ष की कहानियां लिखी जाएंगी, और इनमें से एक मैंने आपको अभी बताई। दूसरी जिसमें मेरा विशेष रुचि है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलोर। वहाँ पर हमारे मित्र हैं डॉक्टर गंगाधर, उन्होंने
योग विद्या का मानसिक स्वास्थ्य में क्या शोध होता है और क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं मरीजों को ठीक करने के, उसका पूरा संस्थान बनाया। जिसको रुचि हो वो जाकर देखे, पढ़े। फिर हम आते हैं कि योग क्या है और योग का मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक बीमारियों के लिए औचित्य क्या है। जहां तक मैं समझता हूं, योग सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जीवन की। अगर जीवन से योग को हटा देंगे तो शून्य बचता है, क्योंकि हमारी श्वास चलती रहती है, जीवन चलता रहता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमें सिखाई जाती है वो क्या करती है? वो रिदमिक एक्टिविटी है। योग का योगदान इस बात को बताने में है कि मन, मस्तिष्क और चेतना एक धरातल पर कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शक्तिशाली होना चाहते हैं या तेज भागना चाहते हैं तो आप दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आप पेट की किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो अपने भोजन में परिवर्तन लाते हैं। इसी तरह जरा सोचिए कि यदि आपको अपने किसी मनोवैज्ञानिक गुणों या अवगुणों को परिवर्तित करना हो या उसमें परिवर्तन की नितांत आवश्यकता हो तो हम क्या करेंगे? ऐसी कौन सी विधि है जो हम अपनाएंगे? ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो हम खाएंगे? ऐसी कौन सी रीतियां हैं जिसका हम पालन करेंगे, जिससे मनोवैज्ञानिक गुण अपने काबू में लाए जा सके? उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए किसी को याददाश्त की शिकायत है, तो वो ऐसा क्या कर सकता है कि याददाश्त उसकी ठीक हो जाए? योग हमारे जीवन में 3 प्रकार से आवश्यक है। पहला, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। योग की क्रिया मन, शरीर को स्वस्थ रखती है, मॉड्यूलेट करती है। योगिक experiences modulate the neurochemical brain-mind balance of the body and control almost all functions of our life, be it psychological, be it neurological, social, spiritual, or overall well-being. ये योग क्रिया का काम। अब योग में कुछ आसन हैं, कुछ क्रियाएं हैं, मगर इसी के साथ साथ ध्यान है और उसी के साथ साथ दर्शन है। योग करने वालों का दर्शन अलग, जो सच्चे योगी हैं उनका एक दर्शन है, उनका एक नितांत, उनकी नैतिकता है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल कंटेंट और मॉरल आर्म ऑफ द लाइफ है, दैट इज आल्सो विद इन द परव्यू ऑफ योगिक एक्सपीरियंसेस। जब हम कहते हैं कि लिव ए योगिक वे ऑफ लाइफ, so what we really mean is not that you live only biologically yogic life or psychologically yogic life, but also spiritually, philosophically and morally a yogic way of life. Now, if somebody is doing yogic practices, will he achieve that state of mind? That is one question that comes around. And second, if somebody has an abnormality of these parameters, like in the functions of mind, in the functions of brain, in the functions of body, will yogic exercises, yogic practices cure it? And the third, whether these pathologies, these abnormalities can be checked, can be arrested, or can be reversed. These are 3 different questions which are standing between modern science and today's world. And a lot of work is going on. It's very encouraging, very enthusiastic. People have realized how yoga affects
brain. So let me spend a minute and tell you how yogic kriya influences the brain. Firstly, those people who are intensively practicing yoga have a very thick brain material and a specific part, not the whole brain, but a specific part. Now, what are these specific parts? The specific part which is responsible for that psychological virtue. As I was saying, there are three main functions. First, the health. The second, improving psychological virtues. And the third, helping in disease. These are the three functions of the yogic practices. So those people who are involved in regular yogic practices are, let us say, they are yogis. by all definitions, they are yogis. Science has, peeping in the brain by various instruments, has demonstrated that specific areas of the brain are quite thick and rich in their function. That is one major finding. The second, yogic experiences changes the whole brain character. When I say character, what I mean is it not only changes the chemical pathway, it changes the nature of cellular behavior as well. For example, मान लीजिए कोई तनाव में, जब कोई तनाव में होता है तो उसकी ब्रेन की रासायनिक प्रक्रिया एक अलग तरह से काम करती है, वो स्ट्रेस हार्मोन के अंदर है. तो जनरल एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप कुछ करेंगे जिससे इस स्ट्रेस हार्मोन का लेवल नीचे हो जाए, चाहे वो कॉर्टिसोल हो या कोई भी कंपाउंड हो, सेवरल सच केमिकल सब्सटेंस. मगर योगिक क्रिया में क्या होता है? योगिक क्रिया में ये अल्टरनेटिव केमिकल पाथवे एस्टैब्लिश करता है. तो आपका स्ट्रेस हार्मोन नीचे आए या ना आए, समथिंग नोन एज गाबा पाथवे से लेके योगिक क्रिया में अल्टरनेटिव चैनल एस्टैब्लिश होता है जो आपका मूड, वेलबींग, एंजाइटी मेंटेन कंट्रोल करता है. You can live in a stressful environment and have a higher stress level, but at the same time you have the capacity to experience happiness. This is a unique character, how brain chemistry survives in adversities. And this is what the big question is today. There are problems around us. Problems are not going to go, the world is going to be complex. So people ask, doctor, what yoga can do? The housing is not going to be changed, the slums are not going to go, social realities are not going to change, so what? Yes, these social and ecological conditions will create a different set of character in your brain. But yogic practices will create an optional, alternative character in the brain and will try to take you to the evolution of the brain material where you will be able to perform normal psychological function happily. And how does it happen? It happens because the nerve cells learn how to regenerate, how to respond to every new stimuli, how to respond to every new attack. So something changes in the environment, or you suddenly come to know that you have failed in the exam. If you have the experience of yogic experiences, and if you are used to it, your response will be different. This is the magic of yoga. What I say, the magic of mental health lies in magic of yoga. There are number of findings. Yogic practices have been tried in research in normal group of people having minor mental disorders, people having major mental disorder,
and people who are likely to develop mental disorder. All these four groups are very well compartmentalized, studied and compared. Very complex studies. It's not very easy to carry out research in yoga. घंटों घंटों तक वायर लगा के आदमी को कहना पड़ता है. वो फिर योगा के टीचर आते हैं, वो अपनी क्रियाएं समझाते हैं, फिर वो देखते हैं कि उनके हिसाब से वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उसमें वेरिएशन आएगा तो हमारी फाइंडिंग्स में गलतियां होंगी. बहुत कमाल की चीज़ है जो हम योगिक ब्रेन इफेक्ट, MRI स्कैनर, PT स्कैनर, fMRI और EEG मॉनिटरिंग में देखते हैं. और जब उसकी फाइंडिंग आपके सामने आती है तो फिर आती है बातें न्यूरोकेमिस्ट्री. हम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके मेटाबोलाइट्स मेजर करते हैं. जो न्यूरोप्लास्टिक सब्सटेंसेस हैं जिनको हम न्यूरोप्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे वन इज BDNF, the second is say neuroglin and so on. So now people are studying that whether yogic practices can increase neuroprotective substances, and the theory they are offering is that the nerve cells might be just naked because of the disease process. Is it possible to provide a protein sheeting encapsulation by any means, including one yogic practices in life? When you live yogic way of life, then is it possible to save the brain cells from trauma and stress? What exactly we can do? There are no medications which can directly translate into. Those medications which have shown effect also work through the channel of improving the proteins around the brain cells. And therefore, today's day is an important day, not for one faculty. It's important for those who are involved in the brain research. It's important reminder for those who think about brain. It's important for those who are suffering from problems of brain, and it's important for those who are living with people suffering from brain disturbances. I mean parents, teachers, institutions. I have no hesitation to say that a teaching institution is the right place to have practices of yoga. What it can do? To simplify it, two main things. One, power of concentration improves memory. It provides skills to solve complex problems. So it improves problem solving. It improves creative thinking. You start thinking differently and find out new answers to various problems. So I give an example. So somebody is run out of the problem and wants to commit suicide. Yogic practices have been tried in patients who were having ideas of suicide, and it has been found that the ideas significantly reduced. Yogic practices have been used for treatment of depression very successfully. Why does it become successful? Because neurochemically it provides an alternative channel, an option in life, and newer ways of thinking, giving you a different vision to look at the world and your problem. And most of all, what connects us to our environment and nature is yoga. योग की क्रिया, मैंने जैसे कहा कि योग की क्रिया जीवन में सतत चलते रहने वाली क्रिया. जब हम कहते हैं कि योग करो, तब हम कहते हैं कि इसे बढ़ाएं, अपने मन मस्तिष्क के रेगुलेशन को ठीक करें या उसकी क्वालिटी बढ़ाएं, ये मतलब है इसका. तो हमें समाज से, हमें प्रकृति से, हमें लोगों से जो जोड़ता है वो है योगिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ. योगिक कैरेक्टर ऑफ लाइफ
योगिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, योगिक काइंड ऑफ कॉग्निशन। बातें बहुत हैं, लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है जो मैं कभी नहीं भूलता, हमें अपने छात्रों की मदद करनी। और एक मदद जो निश्चित रूप से की जा सकती है वो है संयम, योगिक वे ऑफ लाइफ और प्रैक्टिसेस, अभ्यास, संवाद, अभ्यास और संयम। आशा है आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा होगा।